फ्रेंड्स, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पार्ट 1 में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ठीक से समझ लिया था। अच्छा, अब इस एपिसोड में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सीखने का तरीका हम लोगों का आपको क्लियर है कि भाई पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को अपने सामने डेवलप होने देते हैं और फिर उसको कायदे से एक टेक्निक के फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर उस पर बेस कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट कायदे से, वो टेक्निक कायदे से कंसोलिडेट हो जाए, हमारे दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाए, उसको हम नई नई सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम सेलेक्ट की है आप लोगों के लिए, लिख लीजिएगा आप लोग पॉज करके। यस, तो आपने देखा कि 2, 3, 6, 8 4 डिजिट्स दिए हुए हैं और उससे आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यही बेसिकली आज का मेन मुद्दा है कि रिपीटिशन अलाउड हो तो क्या करें, नॉट अलाउड हो तो क्या करें। बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। आप परेशान ना हो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। तो खैर फिलहाल सबसे पहले प्रॉब्लम में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ऐसा करते हैं, पहली प्रॉब्लम है, बहुत डिटेल में इसको सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले इसको डायरेक्ट काउंटिंग से सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। तो सबसे पहला नंबर जो मेरे दिमाग में आ रहा है दैट इज 2, 3, 6, 8। 2, 3, 6, 8, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला नंबर भाई एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए। रैंडम ऑर्डर में लिखेंगे ना तो क्या रह गया, क्या लिख लिया, ये सब कंफ्यूजिंग हौच पौच हो जाएगा कुछ नंबर्स लिखने के बाद। तो देखिए एक ऑर्डर सिस्टमैटिक मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैंने 2, 3, 6, 8 लिखा। अब 2, 3 से शुरू होने वाला क्या कोई और नंबर भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, 8, 6। ऐसे ही 2, 6 से शुरू होने वाले भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। एक नंबर होगा 2, 6, 3, 8 और एक और होगा 2, 6, 8, 3। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से 2, 8 से शुरू होने वाले नंबर्स हो सकते हैं। 2, 8, 3, 6, 2, 8, 6, 3, ठीक है। अच्छा, 2 से शुरू होने वाले क्या सारे नंबर्स यहां कंप्लीट हो गए? सोचो जरा ध्यान से। यस, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो सब कंप्लीट हो गई। अब बारी है 3 से शुरू होने वाले नंबर्स की। तो देखिए 3, 2, 6, 8। 3, 2 वाला कोई और नंबर भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा, 8, 6, 3, 2, 8, 6। अच्छा, इसके बाद 3, 6 वाले नंबर्स कंसीडर कर लेते हैं। 3, 6, 2, 8 और 3, 6, 8, 2। वेरी करेक्ट। अच्छा, अब 3 वाले बचे क्या कोई? हो गए ना सारे? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ये बचा है, देखिए 3, 8, 2, 6, 3, 8, 6, 2। हाँ, अब ये 3 से शुरू होने वाले सारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब ये 2 से शुरू होने वाले हो गए, 3 से शुरू होने वाले हो गए। अब बारी है 6 से जो स्टार्ट होंगे। ये 6, 2, 3, 8 एंड 6, 2, 8, 3। देन 6, 3, 2, 8, 6, 3, 8, 2। 6, 8, 2, 3, 6, 8 से शुरू होने वाले 2, 6, 8, 3, 2 और इसी तरीके से 8 से शुरू होने वाले। तो पैटर्न आपने देखा कि भाई 2 से शुरू होने वाले 6 नंबर्स का एक सेट है, 3 से शुरू होने वाले 6 नंबर्स का एक सेट है, 6 से शुरू होने वाले 6 नंबर्स और 8 से शुरू होने वाले 6 नंबर्स। तो टोटल कितने हो गए? 24, ठीक है। अच्छा, अब इसी काउंटिंग को हम लोग ट्री डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्री डायग्राम बनाने के लिए ध्यान से देखिए कि हम एक तरीके से 4 प्लेसेस फिल कर रहे हैं ना। ये देखिए ध्यान से, ये 4 प्लेसेस फिल कर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस पर हम क्या क्या भर सकते हैं? फर्स्ट प्लेस पर देखिए क्या क्या भर सकते हैं। या तो 2 भर सकते हैं, या 3 भर सकते हैं, या 6 भर सकते हैं, या 8 भर सकते हैं। तो इसी को मैं देखिए कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि फर्स्ट प्लेस पर मेरे पास चॉइसेस हैं कि मैं चाहे तो 2 भरूं, या 3 भरूं, या 6 भरूं, या 8 भरूं। अच्छा, अब अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पर सपोज करिए 3 भर लिया है, ठीक है ना, 3 भर लिया है, तो मैं सेकेंड प्लेस पर 2 भर सकता हूं, या 6 भर सकता हूं, या 8 भर सकता हूं। करेक्ट। तो ये देखिए यहां मैं लिख रहा हूं 2 या 6 या 8। देखिए कंप्लीट ट्री डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में आपको। ये जो पार्शियल ट्री डायग्राम होता है उससे भी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए 3 और 8 भर लिया आपने, 3 और 8 भर लिया फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर, तो थर्ड प्लेस पर 2 भर सकते हैं या 6 भर सकते हैं। ये साफ साफ आपको नजर आ रहे हैं तरीके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ये देखिए 3, 8 भर लिया तो 2 भर सकते हैं या 6 भर सकते हैं। अच्छा, 3, 8, 2 भरने के बाद बस 6 ही तो एक चॉइस बची। ऐसे ही अगर आप 3, 8 और 6 फिल कर चुके हो तो फोर्थ प्लेस पर ओनली चॉइस यू आर लेफ्ट विद इज 2। करेक्ट। तो अब देखिए इस ट्री डायग्राम में कोई भी अगर हम एक ब्रांच कंसीडर करेंगे, कोई भी एक अगर ब्रांच हम कंसीडर करते हैं, सपोज करिए ये 3, 8, 6, 2,
3862। तो ये एक नंबर है, जो 4 डिजिट नंबर्स हमने ढेर सारे लिखे थे उन्हीं में से ये एक नंबर है 3862। एक और नंबर हमें नजर आ रहा है 3826। 3826। तो आप देख रहे हैं इस ट्री डायग्राम की हर ब्रांच आपको एक 4 डिजिट का नंबर दे रही है, ठीक है। तो जितनी यहां ब्रांचेस होंगी उतने ही 4 डिजिट के नंबर्स होंगे। तो चलिए ब्रांचेस गिनते हैं, ब्रांचेस को काउंट करते हैं। ये यहां पर 4 ब्रांचेस हैं और ऑल दीज 4 ब्रांचेस आर गिविंग राइज टू 3 ब्रांचेस ईच, यानी चारों से 3-3 ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये 3-3 ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस हो गई? 4 × 3 12। ये 12 ब्रांचेस यहां से निकल रही हैं। उसमें से 3 तो आपको नॉर्मल आंखों से दिख रही हैं और बाकी मन की आंखों से। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये 12 ब्रांचेस हो गई ना, 12 से अब 2-2 ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है ना। 12 से 2-2 ब्रांचेस निकलेंगी तो 12 × 2 यानी 24 ब्रांचेस निकली और 24 से इन 24 से एक एक ब्रांच निकलेगी तो इनटू 1। करेक्ट। क्या आंसर आया? 24। यही आंसर आपका डायरेक्ट काउंटिंग से भी आया था, लेकिन देखा ट्री डायग्राम में कितना कम लिखना पड़ा हमें। थोड़ा सा हमने लिखा, नॉर्मल आंखों से देखा, बाकी सब मन की आंखों से देख डाला और ये काउंटिंग कर डाली, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रॉब्लम को आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज लेकिन उसको बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये बात लिख लें जो अभी हमने यहां पर सीखी है, ठीक है। यस, एक और तरीका देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्लेस नंबर 1, इसके लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास? 4। याद है ट्री डायग्राम में 4 ब्रांचेस निकली थी, तो आप इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि वी हैव 4 चॉइसेस फॉर फर्स्ट प्लेस। वंस यू हैव फिल्ड द फर्स्ट प्लेस बाय एनी नंबर, बाय एनी डिजिट, then you are left with only 3 choices for the second place. That means for the second place you have only 3 choices left, correct? Now for the third place you are left with only 2 choices. Now here 1 choice, correct? Now the question is, the basic question of fundamental principle of counting is whether there is or between 2 parts of works or and between 2 parts of works, correct? तो यहां पर देखिए फर्स्ट प्लेस भरनी है एंड सेकंड प्लेस भरनी है, इसलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन, एंड थर्ड प्लेस भरनी है एंड फोर्थ प्लेस भरनी है। तो इससे भी देखिए आंसर आया 24, करेक्ट। अब एक और छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, ये जो एक्सप्रेशन है ना 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे एक्सप्रेशन इस चैप्टर में बहुत आएंगे। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन का मैथमेटिशियन लोगों ने नाम रखा है, दैट नेम इज फैक्टोरियल 4। तो नोट कर लीजिएगा कायदे से भाई, जो आपके सामने आए वो नोट जरूर करते रहिएगा। ये जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फैक्टोरियल 4 या फिर 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। अच्छा, अब इसी बात को जनरलाइज कर लेते हैं। ये जो सपोज करिए आपके पास n डिजिट्स दिए हुए हैं, n कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, n डिजिट्स दिए हुए हैं और आपको n प्लेसेस भी दी हुई हैं और इन पर आपको ये n डिजिट्स रख के n डिजिट के नंबर्स बनाने, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो कितने तरीके होंगे? तो देखिए पहले की तरह शुरू करते हैं। फर्स्ट प्लेस पर चॉइसेस भाई n है, कोई भी इनमें से एक रख सकते हो आप, तो n चॉइसेस हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो एक चॉइस कम बची ना, n-1 ही चॉइस तो बची। अब 2 डिजिट जब आप भर चुके हो तो यहाँ तो n-2 चॉइसेस ही बची ना। ऐसे ही लास्ट में करते करते केवल एक चॉइस बचेगी, क्योंकि n-1 डिजिट्स तो पहले ही आप भर चुके होगे पहली n-1 प्लेसेस पर, करेक्ट। अच्छा, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्लियर है ना आप लोगों को? यस भाई, इस प्लेस को बनना है एंड इस प्लेस को बनना है एंड इस प्लेस को बनना है, ये देखिए मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल n, करेक्ट, या फिर n फैक्टोरियल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब इस चैप्टर में चूंकि फैक्टोरियल n बार बार आना है, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या टाइम बचाने के लिए हमारी भलाई इसमें है कि हम कुछ सिंपल फैक्टोरियल्स की वैल्यू याद रखें। तो उसके लिए देखिए वैल्यूज ऑफ फैक्टोरियल करके कायदे से लिख लीजिए। भाई स्पीड मेरी फास्ट रहेगी, आपको पॉज करना है और फिर लिखते रहना है। ये देखिए फटाफट पॉज करिए और लिखिए एकदम। तो फैक्टोरियल 5 तक तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फैक्टोरियल 6 कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल 6 विल बी इक्वल टू 6 इंटू, फैक्टोरियल का मतलब समझ गया ना, उस 6 से शुरू करेंगे और एक एक डिजिट घटाते, एक नंबर घटाते घटाते हम पहुंचेंगे 1 तक। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए इतना डिटेल में लिखने के बजाय देखिए 6 के बाद ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखना है ना, जो कि बराबर है फैक्टोरियल 5 के। तो इसको मैं ऐसे ये नोटेशन चलिए यूज कर लेते हैं, फैक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इससे इजी क्या हुआ कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 मुझे मालूम है, उसको 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 720, ठीक है। इसी तरीके से चलिए 7 फैक्टोरियल निकालते हैं।
तो इसके लिए 7 इंटू फिर वही ट्रेन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन पूरी ट्रेन लिखने के बजाय हमें मालूम है कि उस ट्रेन का नाम है फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अच्छा, अब बारी है 8 फैक्टोरियल की। तो समझ गए आप लोग, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, चेक करते रहिएगा भाई मेरा मल्टीप्लिकेशन कहीं गलत ना हो जाए। और अब बारी है 9 फैक्टोरियल की। तो इसके लिए 9 को मल्टीप्लाई करना होगा फैक्टोरियल 8 से। तो ये देखिए 8 28 एंड देन 36, करेक्ट। तो ये फैक्टोरियल 9 की वैल्यू आ गई। फैक्टोरियल 10 के लिए आपको इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो इतने फैक्टोरियल्स अगर आपको याद रहें तो आपको आगे चल के कैलकुलेशंस में टाइम थोड़ा सेव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लगभग वैसी सिमिलर प्रॉब्लम दिख रही है, लिख लो पहले आप लोग। हाँ, तो भाई लिखते लिखते पता चला आपको कि क्या डिफरेंट है यहां पर। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने कि भाई यहाँ डिजिट्स ज़्यादा हैं और प्लेसेस कम हैं, यानी 5 डिजिट्स दिए हुए हैं और आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो 3 डिजिट नंबर बनाने में ऑब्वियसली 2 डिजिट्स तो यूज नहीं होंगे। अच्छा, कोई 3 ही डिजिट यूज होंगे। अच्छा, कौन से 3 डिजिट्स यूज होंगे ये यहाँ पर क्लियर नहीं दिया हुआ है। तो कोई भी 3 डिजिट्स यूज करके आप नंबर्स बना सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ट्री डायग्राम की मदद से समझते हैं। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे, उसमें बहुत टाइम खर्च होता है। ट्री डायग्राम से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। तो फर्स्ट प्लेस पर क्या 3 ही प्लेस है ना यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही प्लेस हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर आप 2 फिल कर सकते हो या 3 फिल कर सकते हो या 6 या 8 या 9। ठीक है, अच्छा सपोज करिए फर्स्ट प्लेस पर आपने 6 फिल कर दिया, तो सेकंड प्लेस पर क्या क्या भर सकते हो, 2 या 3। 6 भर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एग्जाम में ये बात बहुत ध्यान से देखनी होगी आपको। तो 2 भर सकते हैं या 3 भर सकते हैं या 8 या 9, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर सेकंड प्लेस पर आपने 3 भर दिया, फर्स्ट पे 6 भरा ही हुआ है, तो थर्ड प्लेस के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं, 2, अब देखिए इनमें से 3 और 6 तो भर चुके हैं ना, तो 2 या 8 या 9। ठीक है, तो अब देखिए हर ब्रांच यहाँ पर एक 3 डिजिट का ऐसा नंबर देगी जो आपको रिक्वायर्ड है। जैसे सपोज करिए ये ब्रांच हम देख लें, 638 एक नंबर आ गया, 638 638। तो 638 ऐसा एक 3 डिजिट नंबर है जो इन नंबर से बन रहा है। ऐसे ही 639 भी एक ऐसा 3 डिजिट का नंबर है जो इन्हीं 5 डिजिट्स में से कोई 3 डिजिट यूज करके बन रहा है। तो आपको क्लियर हुआ कि भाई जितनी यहां ब्रांचेस होंगी उतने ही 3 डिजिट के नंबर्स होंगे। तो हम बस ब्रांचेस काउंट कर रहे हैं कितनी है, तो देखिएगा ध्यान से, 5 ब्रांचेस निकल रही है ना यहां पर, और इन 5 से 4 निकलेंगी। ईच ऑफ दीज 5 ब्रांचेस विल गिव राइज टू 4 ब्रांचेस, करेक्ट। तो 5 इंटू 4 यानी ये 20 ब्रांचेस यहां पर दिख रही हैं आपको, और इन 20 ब्रांचेस से 3 ब्रांचेस निकलेंगी। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 60। इस प्रॉब्लम का आंसर हुआ 60। तो ये भाई ट्री डायग्राम से आपने सॉल्व किया। अच्छा, क्या इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं? यस, जरा देखिए, पहली प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, कितने डिजिट्स थे भाई, ध्यान से देखिए, 2 3 6 8 9, 5 डिजिट्स थे। तो 5 चॉइसेस हैं, 5 डिजिट्स हैं, 5 में से कोई एक रख सकते हो आप, करेक्ट। अच्छा, और फिर 4 चॉइसेस बची यहाँ, और यहाँ 3 चॉइसेस बची। फर्स्ट प्लेस बनना है एंड सेकंड प्लेस बनना है एंड थर्ड प्लेस बनना है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए आंसर आ गया 60। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा है हम लोगों को, उसको नोट करते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 3 प्लेसेस इफ 5 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। ठीक है ना, कोई भी 3 प्लेसेस हों, जैसे मान लीजिए 3 कुर्सियां हों और उन पे 5 पर्सन्स से कहा जाए कि बैठो, तो ऑब्वियसली कोई 3 ही बैठ पाएंगे, बाकी 2 खड़े रहेंगे। तो वहां भी बिल्कुल इसी तरीके का आंसर आएगा। इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, ऑब्जेक्ट क्या, सिचुएशन अगर सेम है तो सेम आंसर आएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में ये जो नंबर ऑफ वेज आते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है 5p3 से, या फिर एक और भी सिंबल रहता है p53।
ये एक ही बात है, कहीं ये लिखा जाता है, कहीं ये लिखा जाता है। तो 5p3 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 4 इंटू 3। और तरीका क्या है इस वैल्यू को लिखने का कि आप 5 से शुरू करो, एक एक कम करते जाओ, और कितने नंबर्स लिखो ऐसा करते करते? 3 नंबर्स लिखो। तो 5, फिर एक कम करो 4, फिर एक कम करो 3, यानी 3 नंबर्स आप लिखो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5p3 की। ठीक है, इसी को जनरलाइज करते हैं तो और समझ में आएगा आपके। ये देखिए R प्लेसेस हैं और N ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले प्लेस पर तो N चॉइसेस होंगी, अच्छा दूसरे प्लेस पर N-1 चॉइसेस होंगी, फिर N-2 चॉइसेस होंगी, डॉट डॉट डॉट। अरे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है भाई यहाँ पर, क्या N-R चॉइसेस होंगी क्या? चलिए माइन्यूटली देखते हैं भाई, यहाँ गड़बड़ ना होने पाए, जरा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो देखिए यहां पर सेकंड प्लेस पर क्या N-2 चॉइसेस थी क्या? नहीं नहीं, ये N-2 प्लस 1 चॉइसेस हैं। अच्छा ये थर्ड प्लेस पर N-3 नहीं, N-3 प्लस 1 चॉइसेस हैं। इसी तरीके से आरथ प्लेस पर N-R नहीं, N-R प्लस 1 चॉइसेस होंगी। ठीक है, तो ये देखिए नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं, नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं अगर n ऑब्जेक्ट्स दिए हों और r एट ए टाइम उनको अरेंज करना हो, एक बार में r लेके फिर उनको अरेंज करना हो, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? npr। और npr की वैल्यू क्या होती है? देखिए अभी मैंने तरीका बताया था, n से लिखना शुरू करो, एक एक रिड्यूस करते जाओ, रिड्यूस करते जाओ, और ऐसे करते करते R नंबर्स लिख लो। अच्छा जब R नंबर्स लिखोगे तो ऊपर आपको दिख रहा है कि जो लास्ट नंबर होगा दैट विल बी N-R प्लस 1, N-R प्लस 1। तो लिखते हैं जरा, N-R प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें फैक्टोरियल की याद दिला रहा है। तो क्या ये फैक्टोरियल n है क्या? n से लिखना शुरू किया है? नहीं नहीं नहीं, ये फैक्टोरियल n नहीं है। एक्चुअली फैक्टोरियल n तब होता जब यहाँ n से शुरू होके लास्ट में 3 2 1 तक हम लोग जाते, 1 पे एंड करते, तब जाके ये फैक्टोरियल n होता। ठीक है, तो भाई ये फैक्टोरियल n तो है नहीं। फैक्टोरियल अगर किसी तरह से बन जाए तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, फैक्टोरियल n बनाने की कोशिश की जाए। तो इसके लिए देखिए यहां पर और आगे ट्रेन बढ़ाते जाओ आप, N-R, N-R माइनस 1, डॉट 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 2 1। लेकिन अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो एक्सप्रेशन को सेम रखने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करना होगा। ये लीजिए, ये कर लीजिए, ये सब पता है आप लोगों को। हाँ भाई, ऊपर आपको दिख गया फैक्टोरियल n से लेकर 1 तक नंबर जा रहे हैं, तो ऊपर दिख गया फैक्टोरियल n, नीचे दिखा फैक्टोरियल N-R। तो ये देखिए एक फॉर्मूला निकल के आया है NPR के लिए, खुद ब खुद निकल के आया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे आपको याद रखना है। NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल N-R। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये एक और प्रॉब्लम, आप ये क्वेश्चन 6 का ही सेकेंड पार्ट आपके सामने है। बिल्कुल सेम लग रहा है, बिल्कुल ये तो लग रहा है गलती से मैंने वही 6 का फर्स्ट पार्ट ही दोबारा दे दिया। अरे नहीं, ध्यान से देखना भाई, ये जो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स हैं यहाँ पर अलाउड है। मैंने आपसे कहा था ना कि भाई अलाउड नॉट अलाउड का चक्कर हम लोग इस एपिसोड में समझेंगे। तो देखिए नॉट अलाउड वाली 2 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने की। पहली प्रॉब्लम में जितने डिजिट्स थे उन सबका यूज करके आपको नंबर बनाना था, और अगली प्रॉब्लम में आपको डिजिट्स ज़्यादा दिए हुए थे और कम डिजिट का नंबर बनाना था। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम में तो काफ़ी अंतर कर दिया गया है और रिपीटेशन को अलाउ कर दिया गया है। देखते हैं इसका क्या फ़र्क होता है। तो फर्स्ट प्लेस पर देखिए हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, 2 या 3 या 6 या 8 या 9। सपोज करिए फर्स्ट प्लेस पर आप 6 भर चुके हो, तो सेकंड प्लेस पर क्या क्या भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, क्या 6 भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही, 6 भर सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है। तो एक नंबर ऐसा हो सकता है यहाँ भी 6 भरे, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यानी कि 666, 666। This number is allowed in this problem, while in the previous problem that was not allowed. That 666 was not allowed. Anyway, let's proceed. So 2, 3, 8, 9. These are the 4 choices and 6 also. Don't commit this mistake. Anyway, so all these 5 choices are still available. Now
after this branch, suppose you have filled 6 on the first place, 6 on the second place. Now for the third place, you can fill 2 or 3, 6, 8 or 9. Correct? So any branch will give you a 3-digit number with repetition allowed. इस नंबर की मैंने बात की थी ना, तो ये नंबर देखिए मैंने आपको कायदे से शो भी कर दिया. करेक्ट? तो 666. तो जितनी ब्रांचेस उतने ही नंबर्स. कितनी ब्रांचेस हैं? यहाँ 5 ब्रांचेस निकली, 5 से 5 5. एक मिनट, नंबर ऑफ चॉइसेस मुझे नीचे लिखना चाहिए. ये 5 ब्रांचेस, 5 से 5 5, 5 से, और ये 25 हो गई ना, 25 से 5 5, तो ये हो गई 5 टू पावर 3. ठीक है ना? ट्री डायग्राम की प्रैक्टिस हो रही है, ये प्रोसेस अब आपको इजी लगने लगा है. तो 5 टू पावर 3 आंसर हुआ इस प्रॉब्लम का. एफपीसी से करिए. एफपीसी बोले तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फर्स्ट प्लेस के लिए 5 चॉइसेस हैं, सेकंड प्लेस के लिए 5 चॉइसेस हैं, थर्ड प्लेस के लिए भी 5 चॉइसेस हैं, और सबको भरना है सक्सेशन में. तो एंड, तो यानी 5 क्यूब्ड. ठीक है? अच्छा, अब इसको लिख लीजिएगा. नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 3 प्लेसेस इफ 5 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन. अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. प्लेसेस कुर्सियां हो सकती हैं, किसी टाइप की और पोजीशंस हो सकती हैं. तो हर सिचुएशन में ये जो आंसर हमारा आएगा दैट विल बी 5 टू पावर 3. ठीक है? और इसको फर्दर जनरलाइज करते हैं. सपोज करिए आपके पास आर प्लेसेस हैं, तो जैसे पहले 3 प्लेसेस थे, अब आर प्लेसेस हैं, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो n हैं सपोज करिए. तब कितने वेज होंगे अगर रिपीटिशन अलाउड है तो फर्स्ट प्लेस पर n चॉइसेस, सेकंड प्लेस पर n-1. नहीं, अरे भाई, जो हम यहाँ भर चुके हैं वो यहाँ भी भर सकते हैं. तो ये जो n डिजिट्स हैं, n डिजिट्स में से कोई एक डिजिट यहाँ पर भर सकते हो. तो यहाँ भी n चॉइसेस बची हुई है हमारे पास. यहाँ भी n, यहाँ भी n, डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी n, और इन सबको मल्टीप्लाई करना है. तो फाइनल आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? n टू द पावर r. फाइनल आंसर विल बी n टू द पावर r. लिख लीजिएगा इसको कायदे से. ये लैंग्वेज वगैरह भी लिखी रहनी चाहिए आपकी कॉपी में, ताकि जब दोबारा नोट्स पढ़ो ना तो पढ़ने में मज़ा आ जाए आपको, सब कुछ अच्छे से आपको रिव्यू हो जाए. आज के दिन तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब कन्फ्यूजन्स होते हैं या जब नई प्रॉब्लम्स आप ट्राई करते हो, तो जब कन्फ्यूजन्स होते हैं तो आपको इन्हीं नोट्स का सहारा लेना पड़ता है. तो इन नोट्स में कायदे से सब कुछ लिखा होना जरूरी है. ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नोट कर लीजिए. हाँ, तो भाई 3 फ्रेंड्स को 5 होटल्स में रुकना है. सिचुएशन समझ लेते हैं कायदे से. ये देखिए 3 फ्रेंड्स हैं, इनके नाम रख लीजिए F1, F2 एंड F3. ठीक है ना? अच्छा, ये होटल्स हैं, इनका नाम रख लीजिए H1, H2, H3, H4, H5. अच्छा, अब देखिए जो प्रॉब्लम अभी हमने की थी उसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. करेक्ट? तो भाई यहाँ पर कुछ प्लेसेस ली जाएं. प्लेसेस क्या हैं? हाँ, ठीक है, होटल्स प्लेसेस हैं, और फ्रेंड्स को ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाए. मैंने आपसे कहा था ना, कोई भी प्लेसेस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, वो कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे. तो होटल्स को प्लेसेस लिया जाए, फ्रेंड्स को उन पर प्लेस किया जाए. चलिए एक ट्री डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये नोट भी कर लीजिएगा मेरे इस सजेशन को. ट्री डायग्राम में देखिए पहली प्लेस यानी कि होटल 1. होटल 1 पर क्या क्या चॉइसेस हैं? होटल 1 में भाई फ्रेंड 1 जाए, या फ्रेंड 2 जाए, या फ्रेंड 3 जाके स्टे करे. ये 3 चॉइसेस हैं. ठीक है? अच्छा, अब अगर ये फ्रेंड 2 जा चुका है होटल 1 में, तो होटल 2 में क्या क्या चॉइसेस हैं? फ्रेंड 1 जाए, या फ्रेंड 2 जाए, या फ्रेंड 3 जाए. ठीक है? अच्छा, और होटल 3 के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं? फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3. ठीक है? इस तरीके का ट्री डायग्राम आप कंप्लीट कर लीजिए और आंसर आ जाएगा. आंसर आपने गेस कर लिया होगा. ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना है? 3 टू पावर 5. सबको समझ में आ गया? लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भाई जो आपको समझ में आई है बात, वो सरासर गलत है. ठीक है ना? देखिए क्या गलती कर दी हमने यहाँ पर. ये देखिए इस तरीके से जो ब्रांचेस डेवलप होंगी, जैसे सपोज करिए F2, 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 F2. इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेंड F2 जो है होटल 1 में भी ठहर रहा है, होटल 2 में भी ठहर रहा है, होटल 3 में भी ठहर रहा है. ये तो बिल्कुल नॉनसेंस हो गया ना. तो ये जो ट्री डायग्राम बना है वो सरासर गलत है. यानी जो आंसर आपने सोचा था वो सरासर गलत था. चलिए एक और कोशिश करते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को करने का. ठीक है ना? तो उसके
ये देखिए मैं ध्यान रखूंगा कि एक फ्रेंड बार बार ना ठहरे। तो होटल 1 में तो ठीक है, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3 में से कोई भी ठहर सकता है। अच्छा, अगर फ्रेंड 2 ठहर चुका है होटल 1 में तो होटल 2 में चॉइसेस क्या क्या हैं, F1 या F3। अच्छा, अगर F2 ठहर चुका है होटल 1 में, F1 ठहर चुका है होटल 2 में, तो होटल 3 में क्या क्या चॉइसेस हैं? अरे क्या क्या क्या, एक ही तो चॉइस बची F3, और यहाँ पर एक ही तो चॉइस बची F1। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कितने वेज आ रहे हैं। ये 3 ब्रांचेस, तीनों से 2-2 ब्रांचेस निकली, तो 6 और सबसे एक एक 6 आंसर हो गया। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि भाई यहाँ पर H4 और H5 तो यूज हो ही नहीं रहे हैं, H4 और H5 तो यूज हो ही नहीं रहे हैं, और वो तरीके भी काउंट नहीं हो रहे हैं जिसमें होटल 1 में एक से ज़्यादा फ्रेंड ठहर रहे हैं। हमें होटल 1 में एक फ्रेंड को ठहरा के फिर सीधे आगे बढ़ जा रहे हैं, होटल 1 को दोबारा कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। तो भाई रॉन्ग क्यों हो रहा है बार बार, क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन हम लोगों को हो रहा है? रीज़न है कि हम लोगों ने गलत टर्मिनोलॉजी यूज़ की है प्लेस और ऑब्जेक्ट की। हमने कहा है कि हम प्रॉब्लम में ये पता लगाएंगे कि कौन प्लेस है और कौन ऑब्जेक्ट है, तो हमने पता लगा के कह दिया होटल प्लेस है और फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सब गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना, तो ज़रा नोट कर लीजिएगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने H4 ये पहले मैंने बताया था, और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि ये हाँ, ये देखिए मेन मुद्दा क्या है कि जो होटल हैं उनको हमने प्लेस कह के नीचे लिख दिया था, जबकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमें पता करना चाहिए किसका रिपीटिशन अलाउड है, किसका रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए होटल्स को रिपीट हम कर सकते हैं। रिपीट करने का मतलब है एक होटल में बार बार फ्रेंड जाके ठहर सकता है, और फ्रेंड को रिपीट नहीं कर सकते। तो ट्री डायग्राम के बॉटम में हमें हमेशा वो चीज लिखनी चाहिए जो रिपीट नहीं की जा सकती। तो देखिए करेक्ट ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये फ्रेंड वन एक बार अगर होटल में ठहर गया तो वो दोबारा नहीं ठहर सकता, तो उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो उसको हमने बॉटम में लिखा है। अब फ्रेंड 1 किन किन होटल्स में जाके ठहर सकता है? या तो H1 में, या H2 में, या H3 में, या H4 में, या H5 में। ठीक है, अच्छा, अगर फ्रेंड 1 H2 में जाके ठहर गया है, तो फ्रेंड 2 के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं? H1 या H2 या H3। एक मिनट ठीक से देखिएगा, ये H2 में अगर ठहरा है तो H2 में फ्रेंड 2 भी ठहर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम में लिखा था कि लार्ज नंबर ऑफ रूम्स आर वैकेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H4 H5 बिल्कुल ठीक। और इसी तरीके से यहाँ भी H1 H2, किसी 5 में से किसी भी होटल में जाके तीसरा फ्रेंड ठहर सकता है। अब देखिए यहाँ पर हर एक ब्रांच जो है आपको एक तरीका देगी फ्रेंड्स के ठहरने का। तो कितनी ब्रांचेज हैं? 5 × 5 × 5, तो आंसर क्या आया? 5 क्यूब। ठीक है, तो 3 टू पावर 5 नहीं, यहां सही आंसर है 5 क्यूब। तो क्यों 3 टू पावर 5 गलत है, क्यों 5 टू पावर 3 सही है, ये बहुत डिटेल में आपको क्लियर हुआ है। ठीक है ना, अब ये देखिए इस बात को एक टिप की तरह आप लोग लिख लीजिए कि प्लेस ऑब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफेक्टिव है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसका रिपीटिशन अलाउड है, किसका नहीं। जिसका रिपीटिशन अलाउड नहीं है उसको ट्री डायग्राम के बॉटम पे लिखना है। ठीक है, चलिए इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम करते हैं तो बात और अच्छे से क्लियर होगी। कि ये देखिए नोट कर लीजिए पहले प्रॉब्लम को, नोटेड। तो अब देखिए समझ लेते हैं प्रॉब्लम में क्या है। कि ये देखिए एक मिस्टर रिच हैं, मिस्टर रिच के ये 5 होटल्स हैं मिस्टर रिच के पास, उनके नाम रख लेते हैं H1 H2 H3 H4 H5, और इनके 3 बेटे हैं उनके नाम रख लेते हैं S1 S2 एंड S3। ठीक है ना, तो कितने तरीके से ये अपने 5 होटल्स इनके नाम कर सकते हैं। ठीक है ना, वसीयत लिखनी है तो उसमें इनको कितने तरीके से ये कर सकते हैं। तो भाई ये तो प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर नज़र आ रही है पिछली प्रॉब्लम के कि भाई 3, जैसे वहाँ 3 दोस्त थे यहाँ 3 बेटे हैं, वहाँ 5 होटल थे यहाँ भी 5 होटल हैं, तो बेटे तो दोस्त होंगे ही होंगे। तो भाई आंसर इसका क्या हो गया? जैसे पहले था 3 टू द पावर 5, वैसे ही यहाँ भी क्या आंसर क्या था, एक मिनट देख लें। ये देखिए 5 टू पावर 3, वैसे ही यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा 5 टू पावर 3। ये सोचना सरासर गलत है। देखिए ऐसे जल्दबाजी में आप सोचोगे ना, गलत हो जाएगा।
ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट तो सोचना पड़ेगा। हाँ, ये बात और है कि कॉन्सेप्ट सोचने की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ी तेज स्पीड में आप सोचने लगोगे, लेकिन शुरू में थोड़ा स्लो चलते हैं, स्लोली स्लोली सोचते हैं। सोचना ये है कि भाई ट्री डायग्राम बनाने के लिए ये डिसाइड करो कि किसका रिपीटिशन अलाउड है, किसका रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ट्री डायग्राम के बॉटम में हम वो ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे जिनका रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। तो यहां देखिए, सपोज करिए हम होटल की बात करते हैं, ताज होटल की बात करते हैं। अब ताज होटल मिस्टर रिच ने अगर अपने पहले बेटे को दे दिया, तो क्या ताज होटल वो दूसरे बेटे को भी दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो भाई होटल का रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जब हम ट्री डायग्राम बनाएंगे उसमें होटल्स को बॉटम में रखेंगे, ठीक है। तो नोट करते जाइए सब कुछ। तो हाँ भाई, ये देखिए, ये जो पहला होटल है वो किस किस को दिया जा सकता है? सन 1 को, या सन 2 को, या सन 3 को, ठीक है। पहला होटल हम किसी बिग बेटे को दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा होटल देखिए, अगर पहला होटल S2 को दिया जा चुका है तो दूसरा होटल S1 को दिया जा सकता है, या S2 को, या S3 को। S2 को दे सकते हैं, एक बेटे, अब लिखा था ना प्रॉब्लम में, सन कैन मैनेज एनी नंबर ऑफ होटल्स, लार्ज नंबर ऑफ होटल्स, करेक्ट। तो ये S2 इज पॉसिबल। अच्छा, अब आगे देखिए, S3 किस किस को दे सकते हैं? S1, S2, S3। यहाँ देखिए S1, S2, S3, और आगे देखिए S1, S2, S3, ठीक है। इस ट्री डायग्राम को समझने के लिए जरा इसकी एक ब्रांच कंसिडर करते हैं, क्या बता रही है वो ब्रांच हमें। ये देखिए, ये ब्रांच हमें ये बता रही है कि मिस्टर रिच ने अपने दूसरे बेटे को होटल 1 दिया है, होटल 2 दिया है, और ये होटल 5 भी दिया है, और तीसरे बेटे को S3 और S4 दिया है। ये बता रही है ब्रांच। यानी कोई भी ब्रांच आप ऐसे कंसिडर करो, आपको होटल्स को देने का एक तरीका वो ब्रांच बताएगी, ठीक है ना। तो अब सवाल है कितने तरीके हैं होटल्स को देने के? आंसर है जितनी ब्रांचेज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी ब्रांचेज हैं जरा काउंट करते हैं। यहाँ देखिए, ये 3 ब्रांचेज निकली, तीनों से 3-3 निकली, 3 into 3 9, 9 से 3-3, एवरी ब्रांच विल गिव यू 3 ब्रांचेस, सो 9 into 3 27, into 3 into 3, आंसर क्या आ गया? 3 to power 5। तो यहां सही आंसर 5 to power 3 नहीं, 3 to power 5। तो आप देख रहे हैं ट्री डायग्राम कितना अच्छा तरीका है कंफ्यूजन को अवॉइड करने का। वरना कोई भी तिकड़म लगा के जब आंसर निकाला जाता है तो बच्चे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, और जब देखो उनका आंसर गलत आता रहता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। लेकिन हम लोग ट्री डायग्राम की मदद से अपने उन कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो हमने 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स किए ना, उसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। तो 7 के फर्स्ट पार्ट में देखिए, किसका रिपीटिशन अलाउड था, होटल का या फ्रेंड का? याद करिए, फ्रेंड को ठहरना था होटल्स में, तो हाँ, एक होटल में बार बार ठहरा जा सकता था, तो होटल का रिपीटिशन अलाउड था। तो होटल्स का रिपीटिशन अलाउड था। होटल्स का नंबर कितना था? 5। और किसका रिपीटिशन अलाउड नहीं था? फ्रेंड्स का। एक फ्रेंड बार बार नहीं ठहर सकता था, इसका नंबर क्या था? 3। और आंसर क्या आया था इस प्रॉब्लम में? 5 to power 3 या 3 to power 5? हाँ, बिल्कुल ठीक, 5 to power 3, ठीक है। अच्छा, 7 के सेकेंड पार्ट में किसका रिपीटिशन अलाउड था? एक ही बेटे को बार बार होटल दे सकते थे, बिल्कुल ठीक, एक ही बेटे को बार बार होटल दे सकते थे। तो एक ही बेटे को बार बार होटल दे सकते थे, तो बेटे का रिपीटिशन अलाउड था, सन्स, इसका नंबर है 3, और होटल बार बार नहीं दे सकते थे, तो इनका नंबर है 5। यहाँ आंसर क्या आया था? 3 to power 5। तो पैटर्न क्या दिख रहा है आपको कि जिस टाइप के ऑब्जेक्ट का रिपीटिशन अलाउड होता है उसका नंबर आंसर के बेस में आता है, और जिसका रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है उसका नंबर आंसर के पावर में आता है, ठीक है ना। तो ये जो अभी तक हमने सीखा है ना, इसको हम लोग एक टेक्निक के फॉर्म में कायदे से नोट कर लेते हैं, और फिर जब फर्दर प्रॉब्लम्स करेंगे तो बहुत अच्छी स्पीड में कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, जब आप टेक्निक नोट करोगे तो उसके साथ साथ एक सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उस सॉन्ग में आपको सॉन्ग में ये सब बताया जाएगा
कि कब आपको NPR लगाना है और कब आपको ये N to power R लगाना है, N to power R में किसको नीचे रखना है, किसको ऊपर रखना है। अच्छा, NPR ये देखिए टेक्निक हमारे पास आ रही है, तालियों से स्वागत हुआ है। तो NPR में एक छोटा सा पेंच और होता है, वो मैं आपको और बता दूं। देखिए केस 1 जो हमारा था, रिपीटिशन ऑफ नन ऑफ द एंटिटीज इज अलाउड, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग और डीलिंग। नन ऑफ द एंटिटीज अलाउड मतलब वो NPR वाली सिचुएशन जो थी उसमें आप ध्यान से देखिए, जो प्लेसेस थी उनका रिपीटिशन अलाउड नहीं था। एक प्लेस पर आप बार बार डिजिट थोड़ी रख सकते थे, और डिजिट का भी रिपीटिशन पहली प्रॉब्लम में याद करो अलाउड नहीं था, तब उसी में आंसर NPR टाइप का आया था। तो ऐसी सिचुएशन में जो डीलिंग का तरीका होता है दैट इज NPR। लेकिन इसमें याद है ना आपको कि n की वैल्यू r से बड़ी थी, डिजिट्स ज़्यादा थे और प्लेसेस कम थी। और अगर मान लीजिए बराबर हो, n और r दोनों बराबर हो, फर्स्ट प्रॉब्लम में जैसा था, तो ये हो जाएगा NPN। अच्छा, NPN का मतलब क्या होता है? n n-1 n-2 डॉट 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 ऐसे लिखते चले जाओ, और कहाँ एंड करो? 1 पे एंड करो। अच्छा, n से लेकर n-1 n-2 लेकर 1 तक जाओगे तो भाई फैक्टोरियल n हो जाएगा, तो दिस बिकम्स फैक्टोरियल n। यानी n इक्वल टू r के लिए भी ये फॉर्मूला सही है। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में n जो है वो छोटा हो गया r से, यानी कि प्लेसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और नंबर्स कम हैं, डिजिट्स कम हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बेसिकली पहले प्लेसेस चुनना होता है, फिर उस पर अरेंज करना होता है। ये टेक्निक हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन तब हम देखेंगे कि जो आंसर इस केस में आ जाएगा वो आएगा RPN। यानी शॉर्ट में हमें क्या याद रखना है कि जो बड़ा नंबर है वो ऊपर लिखना है, जो छोटा नंबर है वो नीचे लिखना है। अच्छा, तभी तो पॉसिबल है कि आप ऊपर से शुरू करो, 1 1 घटाते घटाते इतने डिजिट्स लिख पाओ, वरना तो निगेटिव नंबर्स आने लगेंगे जो कि अलाउड नहीं है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे कह सकते हैं? मोर पी लेस, यानी जो नंबर ऊपर हो उसको ऊपर रखना है, सुपर स्क्रिप्ट में रखना है, और जो छोटा हो उसको सब स्क्रिप्ट में रखना है, मोर पी लेस। तो ये सब आपको अपने गाने में सुनने को मिलेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, और हमने क्या सीखा है कि ये जो केस 2 है उसमें क्या है। तो केस 2 में रिपीटिशन ऑफ वन काइंड इज अलाउड एंड अदर इज नॉट अलाउड। जैसे कि अभी होटल ऑफ फ्रेंड्स वाली सिचुएशन में था, होटल ऑफ फ्रेंड्स में फ्रेंड्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं था, होटल का रिपीटिशन अलाउड था। बेटों वालों में बेटों का रिपीटिशन अलाउड था और होटल का रिपीटिशन अलाउड नहीं था। तो ऐसी सिचुएशंस में नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग होता है n to the power r, n to the power n to the power r। यानी जिसका रिपीटिशन अलाउड हो वो बेस में, और जिसका रिपीटिशन अलाउड ना हो वो पावर में, ठीक है। इसको हम एक फॉर्मूले की तरह याद भी रख सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग द आउटकम्स ऑफ टॉसिंग 5 कॉइन्स, ठीक है। सिचुएशन समझ लीजिए, ये देखिए कॉइन को टॉस करना मालूम है, मैं क्रिकेट मैच से पहले टॉस करके ही डिसीजन होता है कौन बैट करेगा कौन बॉल करेगा। अच्छा, टॉस का रिजल्ट क्या होता है? या तो टेल या हेड। ये देखिए, या तो टेल या फिर हेड, ये दो, एक कॉइन के टॉसिंग के 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितने कॉइन्स हैं? 5 कॉइन्स हैं। तो 5 कॉइन्स को अगर हम टॉस करें तो एक पॉसिबल आउटकम देखिए सामने दिखाया जा रहा है। ये देखिए, टेल 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 टेल, पांचों कॉइन्स में टेल, तो दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबल आउटकम। 5 में हेड, ये भी एक पॉसिबल आउटकम है। 2 में हेड 2 में टेल, HHTT, ये भी एक पॉसिबल आउटकम है। HHT 2 में हेड 3 में टेल, ये सब पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये आपको गिनने हैं, ठीक है। तो ट्री डायग्राम बनाया जाए। ट्री डायग्राम में पहले कॉइन के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हेड या टेल, 2 ब्रांचेस नजर आ रही हैं। दूसरे कॉइन के लिए अगर पहले में हेड आया है तो हेड या टेल, और या पहले में टेल आया है तो फिर हेड या टेल। तो ऐसे 2 ब्रांचेस से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, 4। तो कुछ कुछ ट्री डायग्राम विजुलाइज हो रहा है क्या? अच्छा, यहाँ ऐसा करते हैं, वैसे तो इनकम्प्लीट ट्री डायग्राम से ही हमारा काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी अपने शौक के लिए, अपने मज़े के लिए कंप्लीट ट्री डायग्राम भी बनाया करेंगे। तो यहाँ बनाते हैं कंप्लीट ट्री डायग्राम। ये देखिए कंप्लीट ट्री डायग्राम। कुछ लोग तो डर गए थे कि सर अब लग रहा है बोर करेंगे, ये पूरा ट्री डायग्राम बनाएंगे और अच्छी खासी बोर्डम हो जाएगी। लेकिन भाई ये ट्री डायग्राम मैं पहले से ही तैयार करके लाया था आपके लिए। तो देखिए समझते हैं ज़रा इस ट्री डायग्राम को और अच्छे से।
हाँ भाई, तो ये देखिए, ये कॉइन 1 पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये ट्री डायग्राम नॉर्मली हम लोग ऐसे टर्न करके बनाते थे, लेकिन इधर स्पेस चूंकि ऐसा ज़्यादा है तो इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से रख लिया गया है। आप समझ जाओगे कि ये कॉइन 1 के लिए ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, टेल या हेड। ठीक है ना। अब कॉइन 2 के लिए अगर टेल आया कॉइन 1 में तो टेल या हेड, और ये हेड आया तो टेल या हेड। ये हमने अभी मन की आंखों से देख लिया था बिना ट्री डायग्राम देखे हुए। अच्छा, फिर कॉइन 3 के लिए देखिए, ये पॉसिबिलिटीज है कॉइन 3। तो अगर केवल 3 ही कॉइन्स हों तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 2, जितनी ब्रांचेस, जैसे कोई भी एक ब्रांच आउटकम देगी, TTT, TTH, THT, करेक्ट। और जितनी ब्रांचेस उतनी आउटकम्स। ब्रांचेस कितनी? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो अगर 3 कॉइन्स हो तो आंसर हो जाएगा 2 टू पावर 3 यानी कि 8। लेकिन कॉइन तो 5 है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। चौथे कॉइन के ये पॉसिबल आउटकम्स लिखे हुए हैं, और 5वें कॉइन को मैं C5 लिख दे रहा हूँ। यहाँ जगह की थोड़ी कमी है मेरे पास, ये मैंने C5 लिख दिया, करेक्ट। तो ये 5 तो कॉइन्स हो गए। और हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? वो है स्टेटस। स्टेटस या आउटकम भी कह सकते हैं, स्टेटस ऑफ 1 टॉस, आउटकम भी कह सकते हैं। तो ये 2 है हमारे पास, टेल और हेड। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि किसका रिपीटिशन अलाउड है, किसका नहीं। तो ट्री डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा है, वरना चलिए ट्री डायग्राम मान लीजिए एग्जाम में आप नहीं बना रहे हो, सपोज करें, ऐसे इमेजिन करते हैं। तो देखिए किसका रिपीटिशन अलाउड है। जो स्टेटस है या आउटकम है, टेल, क्या ये रिपीट हो सकता है? हाँ, ये रिपीट हो सकता है। पहले कॉइन में टेल आ गया तो दूसरे में भी टेल आ सकता है, तीसरे में भी टेल आ सकता है। अच्छा, क्या कॉइन रिपीट हो सकता है? एक कॉइन टॉस हुआ, नहीं, एक कॉइन अगर टॉस होके टेल या हेड कुछ दे देगा तो दोबारा थोड़ी टेल या हेड दे पाएगा। तो इसका रिपीटिशन अलाउड है। दिस इज रिपीटिशन अलाउड। और ये जो कॉइन्स हैं इनका रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो हम लोग अपने शॉर्टकट से आंसर निकालना चाहते हैं ना, तो शॉर्टकट हमारा क्या है? रिपीटिशन अलाउड, उसका नंबर है 2, और रिपीटिशन नॉट अलाउड, उसका नंबर है 5। तो 2 टू पावर 5। तो ये जो शॉर्टकट से आंसर आ रहा है 2 टू पावर 5, वो ट्री डायग्राम पे पूरा बना हुआ भी नजर आ रहा है। तो इस तरीके से शॉर्टकट पे पूरी तरह से विश्वास आपको हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखिए, ट्रू फॉल्स की एक वर्कशीट है हमारे सामने। तो कितने तरीके से इसको आंसर किया जा सकता है उस स्टूडेंट के द्वारा जो महाअज्ञानी है, महानादान है। महाज्ञानी मतलब उसे कुछ नहीं पता, किसी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं पता, बस वो ऐसे ही ट्रू फॉल्स लिख के आने वाला है। ठीक है ना। ऐसे नालायक बच्चे आपने देखे होंगे, कोई दोस्त होगा आपका ऐसा, याद कर लीजिएगा उसको। तो देखिए, वो जब भरना शुरू करेगा तो क्या क्या भर सकता है? वो हो सकता है सब में ट्रू 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 भर दे, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ ट्रू भरे, यहाँ फॉल्स, और फिर ट्रू 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 भर दे। तो ये कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। टोटल कितनी हैं ये हमें गिननी है। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, गिनने का तरीका देखिए, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं पहले ये देखते हैं। एक तो क्वेश्चंस है हमारे पास, 2 ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? एक तो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चंस हैं कितने? 5। और दूसरा क्या है कि एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? आंसर कितने क्वेश्चन के? 2, ट्रू या फॉल्स। अब सवाल है किसका रिपीटिशन अलाउड है, किसका रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ये देखिए, क्वेश्चन का रिपीटिशन अलाउड है क्या? क्या हम एक क्वेश्चन का अगर आंसर कर चुके हैं तो दोबारा उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को एक बार आंसर कर दिया तो दोबारा थोड़ी कर सकते हैं। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड। और जो आंसर है, जैसे ट्रू आंसर है, एक बार अगर हम ट्रू पर मार्क कर चुके हैं तो क्या दोबारा किसी और क्वेश्चन में भी ट्रू पर मार्क कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सामने दिख रहा है आपको, मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो ये जो आंसर है ट्रू या फॉल्स, उसका रिपीटिशन अलाउड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 इज आंसर। ये भाई तरीका है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आप फॉलो करोगे, बहुत जल्दी आंसर आएगा और 100% परफेक्शन एंड कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना।
तो आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी कभी डाउट हो जाए तो ट्री डायग्राम से चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, ट्री डायग्राम बनाने में भी आपको ये सोचना तो पड़ेगा ही किसका रिपीटिशन अलाउड है किसका नहीं। तो भाई क्वेश्चन का रिपीटिशन नॉट अलाउड है इतना तो सोचना ही पड़ेगा, और फिर उसको बॉटम में लिखना होगा, और फिर आपका ट्री डायग्राम बनना शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ट्रू या फॉल्स। अच्छा, अगर फॉल्स कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 को तो क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ट्रू और फॉल्स। ऐसे ही ये दो ब्रांचेस निकलती जाएंगी, और हर ब्रांच एक क्वेश्चन पेपर को आंसर करने का एक तरीका होगी। तो कितने तरीके से हम आंसर कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू पावर 5। तो भाई कायदे से अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, जैसे 11th क्लास में क्वेश्चन आ रहा हो, तो ट्री डायग्राम वगैरह कायदे से बनाइए। वहाँ डायरेक्ट रिपीटिशन अलाउड की रिपीटिशन नॉट अलाउड का फॉर्मूला यूज़ मत कर लीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ट्री डायग्राम केवल तब बनेगा जब बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कोई हमें टफनेस नज़र आएगी सिचुएशन में, ठीक है ना, वरना हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नोट कर लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। अब देखिए 5 एलिमेंट का एक सेट आपके सामने है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और उससे कितने सबसेट्स बना सकते हो। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक सबसेट लिख दिया है 1 3 4। 1 3 4 मतलब इनमें से 3 डिजिट्स तो शामिल किए गए हैं, लेकिन 2 डिजिट्स जो है वो छूट गए, ठीक है। तो कितने तरीके से ऐसा ये हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो ये सेट के एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स हो गए 1 2 3 4, करेक्ट। और उसके अलावा ये 5 ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ये मैं लिख देता हूँ कायदे से, ये लिख लीजिए कायदे से। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट 1 2 3 4 5। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेटस इन ए सबसेट, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई डिजिट जो है, वो सबसेट जो हम बनाएंगे उसमें इंक्लूडेड होगा या एक्सक्लूडेड होगा। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स, ये इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें। अच्छा, किसका रिपीटिशन अलाउड है किसका नहीं? एलिमेंट्स ऑफ सेट जैसे 1 है, 1 को क्या आप बार बार कोई एक सेट बनाना है, कोई एक सबसेट बनाना है, उस सबसेट बनाने को क्या 1 को बार बार उस सबसेट में डाल सकते हो? नहीं भाई, एक बार कोई नंबर डाल दिया दोबारा थोड़ी डाल सकते हैं, तो इसका रिपीटिशन नॉट अलाउड है। और इंक्लूडेड, जैसे 1 को आपने इंक्लूड कर लिया तो उसके बाद आप चाहें तो 3 को इंक्लूड कर लें, 4 को इंक्लूड कर लें, लेकिन यानी इंक्लूजन वाला स्टेटस बार बार यूज़ किया जा सकता है, तो इसका रिपीटिशन अलाउड है। तो देखा जाए तो आंसर आ गया, रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी 2 टू द पावर 5, ये आंसर आ गया। लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए वे ट्री डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे कि 1 को हम इंक्लूड कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अगर 1 को इंक्लूड कर लिया है तो 2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। 1 को इंक्लूड किया, 2 को एक्सक्लूड किया, तो 3 को इंक्लूड या एक्सक्लूड, 4 को इंक्लूड या एक्सक्लूड, 5 को इंक्लूड या एक्सक्लूड, ठीक है। अब इस ट्री डायग्राम की कोई भी ब्रांच, ये देखिए ये वाली ब्रांच आपको एक सबसेट दे रही है। इस सबसेट में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं? 1 एंड 4, 1 एंड 4, 1,4, ये सबसेट इस ब्रांच से नजर आ रहा है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये वाला सबसेट नजर आ रहा है क्या आपको? 1 3 4, तो इसमें देखिए 1 इंक्लूडेड होना चाहिए, 2 एक्सक्लूडेड होना चाहिए, 3 इंक्लूडेड होना चाहिए। हाँ, ये नज़र आएगा, इसके लिए लेकिन थोड़ा आगे डायग्राम को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ये 1 इंक्लूडेड, 2 एक्सक्लूडेड, 3 इंक्लूडेड, उसके बाद 4 इंक्लूडेड, यानी कि 4 इंक्लूडेड, और 5 एक्सक्लूडेड। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो ये मेरा टारगेट था कि इसकी ब्रांच में आपको दिखाऊं, 1 3 4 की ब्रांच में आपको दिखाऊं। तो देखिए 1 इंक्लूडेड, 2 एक्सक्लूडेड, 3 इंक्लूडेड, 4 इंक्लूडेड एंड 5 एक्सक्लूडेड। तो ये जो ब्रांच है दैट इज डिनोटिंग 1, 3, 4। तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि जितनी यहाँ ब्रांचेज होंगी उतने ही सबसेट्स होंगे। कितनी ब्रांचेज होंगी? यहाँ पर देखिए 2 ब्रांचेज निकली, दोनों से 2 2, फिर 2 2, फिर 2 2, यानी कि 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू पावर 5। वैसे तो और भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड। इस टेक्निक का यूज़ करके आप एकदम डायरेक्टली ये लिख सकते थे,
ठीक है। लेकिन देखिए ये प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट है, सबसेट्स वाले सवाल आगे भी आएंगे, थोड़े और बेटर क्वेश्चंस आएंगे। ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है सबसेट्स का, ठीक है। आगे चल के और बेटर क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आप ठीक से फेस कर पाओ, इसके लिए बेस अभी तैयार कर लेते हैं। तो बेस तैयार करने के लिए ये जितने भी 32 सबसेट्स हैं सब मैं सामने लिखने वाला हूं। अरे परेशान मत हो, मैं पूरा डायरेक्टली हाथ से लिख लिख के आपको बोर नहीं करूंगा। ये देखिए मैं पहले से ही लिख के लाया हूं आपके लिए। ये वो 32 सबसेट्स हैं, इनके कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करें। देखिए यहां पर ये सबसेट्स हैं जिसमें एक एक ऑब्जेक्ट है, और इधर ये सबसेट्स हैं, ये देखिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये वो सबसेट्स हैं जिनमें एक एक ऑब्जेक्ट है, और ये वो सबसेट्स हैं जिनमें चार चार ऑब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए एक एक ऑब्जेक्ट वाले 5 सबसेट्स हैं और चार चार ऑब्जेक्ट्स वाले भी 5 सबसेट्स हैं। तो दोनों की संख्या सेम है। क्या ऐसा बाई चांस हो गया क्या? नहीं नहीं, बाई चांस नहीं हुआ है। देखिए क्यों ऐसा हो गया है। जैसे यहां पर देखिए आपने 1 को केवल इंक्लूड किया, बाकी सबको एक्सक्लूड किया। अच्छा 1 को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका भी तो एक सबसेट हो सकता है, 2 3 4 5। ये देखिए ये 1 और ये 2 3 4 5, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। अब ऐसे मान लीजिए आपने इधर 2 लिया, तो 2 को छोड़ के बाकी क्या हुए, 1 3 4 5 1 3 4 5। ये देखिए 1 3 4 5 का भी तो एक सबसेट हो सकता है, ठीक है ना। तो जितने सबसेट्स एक एक एलिमेंट वाले होंगे उतने ही सबसेट्स चार चार एलिमेंट्स वाले भी होंगे। इसी तरीके से जितने सबसेट्स दो दो एलिमेंट्स वाले होंगे उतने ही तीन तीन एलिमेंट्स वाले होंगे। और ये जो दो दो एलिमेंट्स वाले सबसेट्स हैं ना, उनको देखिए ध्यान से कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये 1 के साथ सबसेट बनाना है तो 1 2 1 3 1 4 1 5, ये चार तरीके से हम सबसेट्स बना सकते हैं। अच्छा 2 के साथ सबसेट्स बनाने के लिए देखिए 2 का 1 के साथ तो पेयर ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हम लोग, 2 3 2 4 2 5, और फिर उसके बाद 3 4 3 5, फिर उसके बाद ये 4 5, करेक्ट। तो ये ऐसे इस तरीके से 10 हमने काउंट कर लिया। अच्छा जितने ये दो दो वाले होंगे उतने ही तीन तीन वाले होंगे। लॉजिक क्लियर है कि जब 2 को आप इंक्लूड करते हो तो बाकी जो 3 बचते हैं उनके करस्पॉन्डिंग भी एक सबसेट हमें मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है, नोट कर लिया। तो क्या है सिचुएशन समझते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पेपर की बबल शीट है जिसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। तो कितने तरीके से इस बबल शीट को भरा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट वही नादान अनजान है जिसको एक भी क्वेश्चन नहीं करना आता है, वो तो अपनी मनमर्जी से भरेगा ना, किसी में भी कुछ भी भर दे। तो उसके भरने का एक तरीका देखिए, यहाँ ए भर दिया, यहाँ इसको बी मार्क कर दिया सेकंड में, फिर यहाँ ए फिल कर दिया, फिर यहाँ सी फिल कर दिया, फिर यहाँ डी फिल कर दिया। तो ये एक तरीका है बबल शीट को भरने का, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें डील करना है। एक तो क्वेश्चंस कितने हैं, 5, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्शंस, एक क्वेश्चन के ऑप्शंस, ठीक है ना, एक क्वेश्चन के ऑप्शंस। या ऐसा करें, ये मैं आपको और अच्छे से लिख के दिखाता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड ऑप्शंस ABCD, ठीक है। तो किसका रिपीटिशन अलाउड है, किसका नहीं। क्वेश्चन का रिपीटिशन अलाउड है क्या? क्या एक क्वेश्चन में हम बार बार ऑप्शन मार्क कर सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और ऑप्शन का, जैसे ए ऑप्शन हमने अगर क्वेश्चन 1 में मार्क कर दिया तो बी में तो मार्क कर नहीं सकते। अरे ये गलत है भाई। एक सही बात ये है कि भाई ए ऑप्शन हमने क्वेश्चन 1 में मार्क कर दिया तो ए फिर बी में भी मार्क कर सकते हैं, ए सी में। अरे वो जो नादान स्टूडेंट है वो चाहे तो 5 में ए ऑप्शन मार्क कर दे, क्या कौन रोक लेगा उसे, ठीक है ना। तो भाई इसका रिपीटिशन अलाउड है। तो हमारा आंसर क्या आता है, रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी 4 टू पावर 5, दिस इज द आंसर। यही आंसर आपका ट्री डायग्राम से भी आ जाएगा अगर आप इन क्वेश्चन नंबर्स को बॉटम में रखोगे और कहोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 चॉइसेस हैं, ए या बी या सी या डी, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी 4 चॉइसेस हैं, ए या बी या सी या डी। ये ट्री डायग्राम आप कंप्लीट कर सकते हो, कह सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, तो फाइनल आंसर 4 टू पावर 5। भाई ट्री डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना होगा 11th क्लास के प्रॉब्लम में, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप इसको ऐसे ही उड़ा दोगे, रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड। मजा आ रहा है अब तो। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग रिंग्स इन 4 फिंगर्स।
ये कितने रिंग्स हैं? 5 रिंग्स इन 4 फिंगर्स, ठीक है। तो 5 अंगूठियां हैं जिनको 4 उंगलियों पर पहनना, अंगूठा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन समझ लीजिए, ये देखिए 5 अंगूठियों को 4 उंगलियों में पहनने का एक तरीका आपके सामने। तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं वो भी ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिंगर्स हैं F1 F2 F3 F4 और रिंग्स हैं R1 R2 R3 R4 R5। तो किसका रिपीटिशन अलाउड है, यही बस मुद्दा सोचना होता है। यहां अगर आपने जल्दबाजी की ना तो सब अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका ट्री डायग्राम, ई डायग्राम सब बिल्कुल बेकार बनेगा अगर यहां गड़बड़ कर दी तो देखिए फिंगर्स के बारे में सोचो, क्या रिपीट कर सकते हैं? एक फिंगर में बार बार अंगूठी पहनी जा सकती है? सोचो सोचो सोचो। अरे डायग्राम में भी दिख रहा है, डायग्राम में भी दिख रहा है भाई कि ये देखिए, जैसे ये फिंगर 1, अभी मैं नाम रखता हूँ फिंगर्स का। ये सपोज करिए ये फिंगर 1 है, ये फिंगर 2 है, ये फिंगर 3 है, ये फिंगर 4 है, ठीक है। तो ये फिंगर 3 में देखिए 2 बार अंगूठी को पहना गया है, यानी फिंगर 3 को रिपीट किया गया है, ठीक है ना। फिंगर्स का रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। रिंग्स देखिए, एक रिंग को अगर हमने एक फिंगर में पहन लिया तो क्या उसे दोबारा पहन सकते हैं? नहीं। एक रिंग को अगर पहन लिया तो पहन लिया, वो तो पहन लेते हैं, दोबारा थोड़ी उसे पहनेंगे। तो इसका रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फाइनल आंसर बता सकते हो? हाँ, बहुत आसानी से। अब तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो गया है आपके लिए। रिपीटिशन अलाउड की संख्या 4 है, इसकी संख्या 5 है, तो 4 to the power 5 रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड। श्रद्धा हो तो भाई ट्री डायग्राम बना लें। श्रद्धा हो से मेरा मतलब है अगर आप 11th क्लास में हैं और 11th क्लास के एग्जाम की भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज इसका ट्री डायग्राम अपने आप बनाइएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। ये 5 बॉल्स को अरेंज करना है 4 लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉक्सेस में, ठीक है ना। समझ लीजिए सिचुएशन, ये 4 लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉक्सेस हैं और ये 5 बॉल्स हैं, उन बॉल्स को उसमें रखना है। मतलब ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, करेक्ट। तो देखिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। बॉल्स हैं B1 B2 B3 B4 B5 और बॉक्सेस हैं C1 C2, सिलेंड्रिकल है ना, तो मैंने C1 C2 C3 C4 नाम रख दिया। अगर बॉक्सेस का B लेके नाम रखता ना कंफ्यूजन हो जाता बॉल और बॉक्सेस में, तो इसलिए मैंने यहाँ नाम रखा है सिलेंड्रिकल बॉक्सेस का C1 C2 C3 C4 C5। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ट्री डायग्राम नहीं, उससे भी पहले किसका रिपीटिशन अलाउड है और किसका रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जनरली बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, उसमें प्लेस और ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कौन प्लेस है कौन ऑब्जेक्ट है, बस वहीं गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आप तो बस ये सोचते हो किसका रिपीटिशन अलाउड है किसका नहीं। तो बॉल्स का सोचो, एक बॉल को अगर हमने रख दिया किसी बॉक्स में तो क्या उसे दोबारा भी किसी दूसरे बॉक्स में रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो बॉल्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अच्छा, बॉक्सेस का सोचो, तो एक बॉक्स में अगर एक बार बॉल रख दी तो क्या उसी बॉक्स में दूसरी बॉल भी रखी जा सकती है? यस, बिल्कुल ठीक, रखी जा सकती है। रिपीटिशन अलाउड। अच्छा, नंबर्स क्या क्या हैं? यहाँ 4 और यहाँ 5, तो आंसर क्या हो गया? रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि 4 to the power 5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मजा आ रहा है ना, एक के बाद एक प्रॉब्लम उड़ती चली जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वेज ऑफ गेटिंग 4 आउटकम्स व्हेन 4 डाइस आर थ्रोन, ठीक है ना। नोट कर लीजिए भाई प्रॉब्लम। 4 डाइस एक बार उछाली हैं कभी आपने एक साथ? हाँ, 2 तक तो देखिए आप गेम्स खेलते हो, लेकिन 4 का एक्सपीरियंस आपने शायद कम किया होगा, तो इसलिए ज़रा देख लीजिए 4 डाइस को उछल के जो एक आउटकम आया है उसको ज़रा ऑब्जर्व कर लीजिए। तो एक पॉसिबल आउटकम है 2 4 6 5। 2 इस पे आया, 4 इस पे आया, 6 इस पे आया, 5 इस पे आया, 2 4 6 5। ऐसे टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। डाइस हैं D1 D2 D3 D4 नाम रख लिया हमने, और आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6। एक एक करके ध्यान से देखो। डाई 1 का रिपीटिशन अलाउड है। D1 अगर कोई आउटकम दे चुकी है तो क्या दोबारा भी वो आउटकम दे सकती है? नहीं। अरे भाई एक टॉस में एक आउटकम दे दिया उसने तो दे दिया। जैसे D1 पे अगर सपोज करिए 4 आ गया तो 4 आ गया, अब वो दूसरा आउटकम तो दूसरे टॉस में देगी ना। अभी हम एक टॉस की बात कर रहे हैं, एक थ्रो की बात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और ये आउटकम का रिपीटिशन अलाउड है। जैसे अगर एक डाई पे 2 आ गया तो क्या दूसरी डाई पे भी 2 आ सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अरे भाई चारों डाइस पे 2 आ सकता है। 2 2 2 2, ये भी तो एक
तरीका हुआ डाइस के आउटकम आने का, तो भाई आउटकम का रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है ना। तो नंबर्स क्या हैं, ये 6 और ये 4, रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि 6 to the power 4, दिस द आंसर। ट्री डायग्राम मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहा हूं, नोट कर लीजिए फटाफट। ये प्रॉब्लम थोड़ा कम समझ में आई ना आपको, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट पी एक्स वाई जेड, थोड़ा हाई फाई लग रही है। एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल सिचुएशंस आपने मैथ्स में भी अगर नहीं की होंगी तो फिजिक्स में देखी होंगी, जिसमें 2 एक्सिस के बजाय 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ज़रा समझने के लिए इस डायग्राम को समझ लीजिए, ये देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और अगर P पॉइंट पे पहुंचना है तो X यूनिट चले इसके अलोंग, Y यूनिट चले Y एक्सिस के अलोंग, और Z यूनिट चले Z एक्सिस के अलोंग। तो जिस पॉइंट पे हम पहुंचते हैं हम कहते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y एंड Z, करेक्ट। तो भाई कितने तरीके से पॉइंट कोऑर्डिनेट्स असाइन हो सकते हैं, वैल्यूज़ होनी चाहिए 1 से 7 के बीच में। 1 से 7 मतलब या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और दूसरा वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, 5, 6। किसका रिपीटिशन अलाउड है, कोऑर्डिनेट का रिपीटिशन अलाउड है। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर हमने एक बार असाइन कर दी तो दोबारा फिर असाइन कर सकते हैं क्या, नहीं। एक कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आप एक्स की वैल्यू एक ही बार तो असाइन करोगे ना। एक जैसे पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज करिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 5। तो एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखने हैं तो आप एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो एक ही बार लिखोगे ना, तो बस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसका रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अच्छा, वैल्यूज का रिपीटिशन अलाउड है क्या, जैसे सपोज करिए 2 जो है वो आप एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 रख चुके हो, तो क्या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 रख सकते हो, क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसमें वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 2 हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप अगर 2 यूनिट x के अलोंग चले हो तो 2 यूनिट y के अलोंग भी तो चल सकते हो, तो 2 का रिपीटिशन हो सकता है। इनफैक्ट 2 को आप चाहें तो 3 बार यूज कर लें, एक पॉइंट मिलेगा आपको 2,2,2, तो भाई इसका रिपीटिशन हो सकता है, तो इसलिए इसका रिपीटिशन अलाउड है। अच्छा, इसका नंबर है 3, इसका नंबर है 5, तो आंसर क्या हो गया 5 to the power 3, 5 to the power 3, ठीक है। आगे बढ़ें, ये देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिफाइनिंग ए फंक्शन हुज डोमेन इज ABCD एंड कोडोमेन इज XYZ। देखिए डोमेन कोडोमेन का क्या चक्कर होता है, ये A सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ABCD और B सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं XYZ, ठीक है। अच्छा, फंक्शन जो है, जिन लोगों ने अभी तक फंक्शन का टॉपिक नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं कि फंक्शन एक तरीके से मैथमेटिकल मशीन है, मैथमेटिकल मशीन है। उसमें कोई इनपुट अगर जाएगा, मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें इनपुट की तरह जाते हैं और बी के एलिमेंट्स जो हैं वो आउटपुट की तरह निकलते हैं। एक मशीन है, ठीक है। तो इस मशीन में ए जब इनपुट जा रहा है तो एक्स आउटपुट आ रहा है, बी इनपुट जा रहा है तो वाई आउटपुट आ रहा है, सी इनपुट जा रहा है तो वाई आउटपुट आ रहा है, और डी इनपुट जा रहा है तो जेड आउटपुट आ रहा है। अच्छा, एक कंडीशन, ये इनफैक्ट 2 कंडीशंस होती हैं फंक्शन के लिए कि जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में हैं सबके लिए कोई ना कोई आउटपुट आना चाहिए, और किसी एक एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, किसी के लिए भी एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि 2 एलिमेंट्स एक ही आउटपुट दे दें, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब सवाल है कितने फंक्शंस हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, एक तो एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑब्जेक्ट्स हैं ABCD एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, और एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। हमेशा की तरह हम सोचेंगे किसका रिपीटिशन अलाउड है और किसका नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, ए एलिमेंट के बारे में सोचते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में सोचते हैं। उससे अगर हमने कोई आउटपुट असाइन कर दिया कि भाई ए का आउटपुट x है, ए का आउटपुट हमने कह दिया इस फंक्शन के लिए x है, तो क्या हम ए का आउटपुट फिर दोबारा भी बता सकते हैं, नहीं। मैंने भी कंडीशन बताई थी कि एक एलिमेंट से 2 आउटपुट्स नहीं आ सकते, 3 आउटपुट्स नहीं आ सकते, तो ए का रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ऐसे बी का रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ये रिपीटिशन नॉट अलाउड।
और ये एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, इसका रिपीटिशन अलाउड है क्या? जैसे यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको कि y जो है वो b का आउटपुट आ चुका है, तो y जो है वो c का भी आउटपुट आ सकता है, ठीक है ना, यानी y का रिपीटिशन अलाउड है। ऐसा भी हो सकता है कि चार के चारों एलिमेंट्स y आउटपुट दें, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब इस टाइप का फंक्शन भी पॉसिबल है कि a से आउटपुट y आए, b से y आए, और c का आउटपुट y और d का आउटपुट भी y, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। यानी कि कोडोमेन के एलिमेंट्स का रिपीटिशन अलाउड है। बस ये पता चलते ही आंसर आ गया, रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड। ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो भाई रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन, ये अगर दिख नहीं रहा है तो मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड, ये मैंने लिख दिया फिर से। तो आंसर क्या हो गया? 3 to power 4। अच्छा, कभी कभी कहा जाता है कि फंक्शन को 1-1 होना चाहिए। अच्छा, 1-1 फंक्शन भी अलग से प्रॉब्लम तो मैं नहीं लाया हूँ आपके लिए, लेकिन ऐसे ही शॉर्ट में बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। 1-1 फंक्शन का मतलब है एक इनपुट से एक आउटपुट, यानी ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि दो इनपुट्स जो हैं वो एक ही आउटपुट दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस में डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स की संख्या का बराबर होना जरूरी होता है। ये देखिए, A B C D और यहाँ X Y Z W, ठीक है। तो जब हम आउटपुट्स असाइन करेंगे तो A के लिए देखिए, इन चारों में से कोई भी आउटपुट हम असाइन कर सकते हैं, ये कोई भी आउटपुट आ सकता है, तो A के लिए 4 चॉइसेस हैं। अच्छा, B के लिए देखिए, अब Z आउटपुट नहीं आ सकता क्योंकि फंक्शन को 1-1 होना है। अगर हमने Z आउटपुट कर दिया, जैसे यहाँ हमने B और C के लिए Y आउटपुट कर दिया था, तो ये फंक्शन तो मैनी 1 हो गया था, ठीक है ना। 1-1 के लिए B से कोई इन बाकी 3 में से आउटपुट आ सकता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए B से W आ गया। अब C के लिए तो 2 ही चॉइसेस बची ना, और D के लिए 1 चॉइसेस बची, तो आंसर क्या हो गया? 4 × 3 × 2 × 1। तो अगर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो 1-1 फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 1-1 फंक्शंस का नंबर हो जाएगा, 1-1 फंक्शंस का नंबर हो जाएगा फैक्टोरियल 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, लास्ट प्रॉब्लम है इस टाइप की, हमारे एपिसोड की भी ये लास्ट प्रॉब्लम है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू लाइट ए रो ऑफ 8 बल्ब्स ईच हैविंग डिफरेंट स्विचेस। हर बल्ब का डिफरेंट स्विच है, लाइट करने के तरीके बताने हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये 8 बल्ब्स पहले आप लोग शॉर्ट बना लीजिएगा, सिंपल डायग्राम बनाइएगा, ज़्यादा टफ नहीं, ठीक है। तो हर बल्ब के देखिए 2 स्टेटस हैं, 2 स्टेटस हैं। जैसे ये वाला बल्ब लिया हमने, तो ये तो ऑफ स्टेटस है, और दूसरा स्टेटस इसका क्या हो सकता है? ये देखिए ऑन। इसी तरीके से ये बल्ब अगर हम लें तो ये तो इसका ऑफ स्टेटस है, और ये देखिए एक और स्टेटस उसका हो सकता है ऑन। तो हर बल्ब के बारे में आप समझते हो कि वो ऑफ हो सकता है या फिर ऑन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं भाई, जरा देखते हैं ध्यान से। ऑब्जेक्ट्स में एक तो बल्ब्स हैं, ये देखिए बल्ब्स हैं, बल्ब्स हैं B1 B2 डॉट डॉट डॉट, कितने बल्ब्स हैं भाई? 8, B8, इनका नंबर है 8। और स्टेटस, इनका स्टेटस कि ये ऑन या ऑफ, तो स्टेटस 2 हैं, ऑन ऑफ, ठीक है। तो ये स्टेटस 2 हो गए। अब बस बात तो एक ही सोचनी है आपको कि रिपीटिशन किसका अलाउड है किसका नहीं। तो देखिए, बल्ब B1 का रिपीटिशन अलाउड है क्या? जैसे मान लीजिए हमने एक तरीके से बल्ब्स को लाइट किया, तो B1 का स्टेटस हमने कर दिया, सपोज करिए यहाँ पर ऑन। अब इस पर्टिकुलर लाइटिंग के तरीके में B1 का स्टेटस ऑन ही तो होगा ना, मतलब एक ही तरीके में ऐसा थोड़ी हो सकता है B1 ऑन भी हो और ऑफ भी हो, ठीक है ना। तो भाई ये B1 B2 B3 ये स्टेटस, ये बल्ब जो हैं उनको बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता, जबकि जो ऑन ऑफ स्टेटस है वो रिपीट हो सकता है। जैसे देखिए, ऑन वाला स्टेटस यहाँ 3 बल्ब्स को असाइन किया गया है, और ऑफ वाला स्टेटस कई सारे बल्ब्स को असाइन किया गया है, तो इसका रिपीटिशन अलाउड है। आंसर क्या हो जाएगा? रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी 2 to power 8, ठीक है। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को अगर थोड़ा सा और टफ बनाना चाहेंगे IIT JEE वाले, तो देखिए इसमें एक और पेंच डाल देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू लाइट ए रो ऑफ 8 बल्ब्स ईच हैविंग ए डिफरेंट स्विच, एवरी बल्ब कैन बी लिट इन 2 levels ऑफ ब्राइटनेस।
2 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस। अच्छा, अब यहाँ देखिए कन्फ्यूजन क्या हो जाता है बच्चों को, 2 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस, वो 8 और वो सीधे आंसर लिख देते हैं 2 to the power 8। लेकिन भाई देखिए स्टेटस यहाँ टोटल 3 हो सकते हैं, या तो ऑफ वाला भूल जाते हैं, ऑफ और ऑन में भी 2 स्टेटस हैं, ब्राइटनेस 1 ब्राइटनेस 2। तो हम लोग ब्राइटनेस 1 को कहते हैं ब्राइट और ब्राइटनेस 2 को कहते हैं वेरी ब्राइट, ठीक है। तो पहले थोड़ा फिजिकली समझ लें इसको क्या चक्कर चल रहा है। ये देखिए सपोज करिए ये वाला बल्ब है, ये वाला बल्ब है, तो ये तो एक स्टेटस हो गया ऑफ वाला, ठीक है ना। एक और स्टेटस है कि ये ब्राइट हो, और एक और स्टेटस है कि ये वेरी ब्राइट हो, ठीक है। ऐसे ही एक और बल्ब में देखिए ये ऑफ स्टेटस है, ये देखिए ब्राइट स्टेटस है, और ये वेरी ब्राइट स्टेटस है। तो किसी बल्ब को आप वेरी ब्राइट कर सकते हो, कुछ बल्ब्स को अगर आप चाहें तो ब्राइट कर सकते हैं, ये देखिए इसको ब्राइट स्टेटस पे रख सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ बल्ब्स को आप चाहें तो ऑफ स्टेटस पे रख सकते हैं। तो ये देखिए रूम को इल्यूमिनेट करने का ये एक तरीका आपके सामने है, ठीक है ना। तो टोटल ऐसे कितने तरीके होंगे, तो इसके लिए फिर वही चीज़, क्या कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, बल्ब्स B1 B2 B3 डॉट 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 B8, टोटल 8 हैं, और इनका रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये समझ चुके हो आप लोग पहले। और इनका स्टेटस हो सकता है ऑफ, ब्राइट, वेरी ब्राइट, ठीक है ना। ये देखिए वेरी ब्राइट, दिस इज वेरी ब्राइट, दिस इज ब्राइट, वेरी ब्राइट, ब्राइट, ऑफ, बाकी सब पे ऑफ 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 लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, जो बचे हैं। तो इसका रिपीटिशन अलाउड है, तो जिसका रिपीटिशन अलाउड है उसकी संख्या 3 है, और जिसका रिपीटिशन अलाउड नहीं है उसकी संख्या 8 है। आंसर हो गया 3 to the power 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई इस एपिसोड का मेन मुद्दा आपको क्लियर हुआ, रिपीटिशन अलाउड वर्सेस रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो फॉर्मूला भी हमने सीखा, रिपीटिशन अलाउड की पावर रिपीटिशन नॉट अलाउड। और अगर किसी का भी रिपीटिशन अलाउड ना हो मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट्स में, तो फिर फॉर्मूला क्या लगता है, एनपीआर। एनपीआर को आप समझे तो मोर पी लेस, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो संख्या बड़ी हो वो ऊपर लिखो, जो संख्या छोटी हो वो नीचे लिखो। बस केवल इतना समझ के हमने इस एपिसोड में खूब सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर डाले, और कई प्रॉब्लम्स तो बहुत अच्छे लेवल के भी थे, उनको हमने धड़ाधड़ उड़ा डाला। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।